हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो आज जैसा देख रहे होंगे हमारा टॉपिक है आज का विटामिन ई। ठीक है, तो 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। उससे पहले पिछले वीडियो का सवाल, ठीक है, तो मैंने विटामिन डी पे क्वेश्चन पूछा था। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बस थोड़ा सा जैसे अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं वैसे कर दिया और आप रिस्पॉन्स देखिए, सब घूम गए। 75% लोग ऑप्शन बी में आ रहे हैं। एक दिन हो गया है पोस्ट किए हुए, अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं टिक किया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 10 से 15 नंबर इजी आपको साइंस में स्कोर करने हैं तो अभी भी काफ़ी समय है। साइंस को आप थोड़ा सीरियस लें और ये आपको हिस्ट्री पॉलिटी से ज़्यादा ईजिली आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको स्कोर करवा देगा और आपको कट ऑफ क्लियर करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ये इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाने को भी ज्योग्राफिक वीडियो अपलोड करूँगा, सबका करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है सिलेबस में तो उसको आप उसी सीरियसनेस से लें जितना बाकी सब्जेक्ट को लेते हैं। बस कहना मेरा ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ई। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन में याद रखना है इसका केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता है अल्फ़ा टोकोफेरॉल। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है या जो सबसे मेन केमिकल होता है विटामिन ई का, वो होता है अल्फ़ा टोकोफेरॉल। तो ये हमको याद रखना है। इसको 3-4 बार आप नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी आपको ए का याद हो गया है, डी का याद हो गया है, के का याद हो गया, तो जो बचा वो ई आप ऐसे याद रख सकते हैं। जब 4 ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा टोकोफेरॉल ये आपको याद रखना है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब ये पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से याद रखना है कि अभी तक इसको क्या बोला जाता था, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बोला जाता था। आप घटना चक्र में देखेंगे तो जो PYQ आए हुए हैं उसमें भी यही आंसर सही है। ठीक है, अगर विटामिन ई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें एंटी स्टेरिलिटी दिया हुआ है या स्टेरिलिटी विटामिन ऐसे करके वो दिया हुआ है, तो उसमें आयोग ने भी आंसर वही माना है। लेकिन अगर अभी लेटेस्ट देखें तो जैसे अभी हर जगह पे उसको एरर को सही नहीं किया गया है, लेकिन अब जो रिसर्च आई उसमें ये बताया गया है कि ये केवल एनिमल्स में जो होता है ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में देखा जाता है, ह्यूमंस में नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि अभी ह्यूमंस में ये नहीं होता है। लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन तो आप अगर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है उसमें ऑप्शन है तो आप वही लगा के आएँ, क्योंकि आयोग आंसर जो है अभी तक वही मान रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसका इसके फूड सोर्स पे आ जाते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फूड सोर्स हैं यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इसको आपको कैसे याद करना है। स्नो वेजीज। ठीक है, वेजीज मतलब वेजिटेबल्स। ठीक है, स्नो मतलब क्या, एस से आपका हो जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, एन से क्या हो जाएगा आपके नट्स। नट्स मतलब क्या, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, ये नट्स कैटेगरी में आते हैं। डब्लू से क्या हो जाएगा आपका व्हीट जर्म ऑयल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, व्हीट जर्म ऑयल। ये आपको याद रखना है, कई बार कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि व्हीट जर्म ऑयल जो है इससे विटामिन ई जो है वो प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। उसका सनफ्लावर ऑयल भी इंपॉर्टेंट है और नट्स भी आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ सोर्सेज थे, मेजर सोर्सेज। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पाइनिश हो गए, ठीक है, हरी सब्जियाँ जो हो गई, ब्रोकली वगैरह जो होगा, ये भी सब विटामिन ई के सोर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कैसे, स्नो वेजीज से। ठीक, फूड सोर्स हो गया। अब इसका बायोकेमिकल रोल देख लेते हैं। तो बायोकेमिकल रोल देखने के लिए आपको एक बात याद रखनी है केवल, क्या, अ हीरो। ठीक है, अ हीरो से मतलब क्या हो गया, ए से क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, तो ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो है ह्यूमन बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो किसी भी एक सेल को जाके वो डैमेज कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम ही यही होता है कि जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उनको ये ख़त्म करके हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाए। तो विटामिन ई ये होता है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे लाइकोपीन वगैरह क्या होगा, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। जो वाटरमेलन वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें जो लाइकोपीन होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ही होता है वो सब। तो अब ये किस टाइप की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, अगर इसको स्पेसिफिक देखा जाए तो ये जो RBC होती हैं, ठीक है, यानी लाल रोधित कणिकाएं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसको ये फ्री रेडिकल से बचाता है। तो ठीक है, विटामिन ई का ये एक मेन फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हीमोलिसिस का खतरा बढ़ जाएगा। हीमोलिसिस मतलब कि RBC ब्लड जो है वो खत्म हो जाए या टूट जाए बीच में से, या उनको कोई डैमेज कर दे, तो इसको हीमोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब
अब इससे आप याद कर सकते हैं क्या, H से हीमोलिसिस, तो ये हीमोलिसिस से भी हमको बचाता है, या इसकी कमी होने पे हीमोलिसिस हो जाएगी, ठीक, उसका उल्टा। उसके बाद ई से आप क्या याद रख सकते हैं, इनहेंस इम्यून फंक्शन, या इम्यूनिटी को ये जो है ये बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, इसका ये तीसरा रोल होता है। आर से क्या हो गया, ये रिड्यूस करता है किसको, एंटी एथेरोजेनिक एक्टिविटी को। एंटी एथेरोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उसमें आप ब्लड का फ्लो होता है, तो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरीज जिसको बोलते हैं, उसमें कभी ऐसा होता है अगर आप लो डेंसिटी फैट ले रहे हैं तो उससे आपके आर्टरीज में, धमनियों में वसा का जो है ऐसे प्लेग बन जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है धमनियों, तो इससे क्या होता है कि नैरो हो जाती हैं धमनियाँ, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो जिससे हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स जो है वो मतलब चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स में चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो विटामिन ई होता है वो इसको ख़त्म करने का काम करता है, किसको, जो धमनियों में हमारे वसा इकट्ठा हो गई या प्लेग जो इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए उसको एंटी एथेरोजेनिक बोलते हैं। और ये जो होता है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एंटी एथेरोजेनिक बोलते हैं। ओ से क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी जो फ्री रेडिकल से हमको बचाएं, ये जो फ्री रेडिकल वाला काम हो गया इसको ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं, ठीक। इससे आप इसका बायोकेमिकल रोल याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिशिएंसी बात करते हैं, तो इसकी डिफिशिएंसी में 3-4 पॉइंट होते हैं जो हमको अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटी स्टेरिलिटी नहीं लिखा हुआ है, इससे स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको ह्यूमन में नहीं माना जाता, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो आपको वही सही करना है, क्योंकि अभी तक आयोग जो है वो वही आंसर मान रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि स्टेरिलिटी भी जो है इससे होती है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। लेकिन जो मेन ह्यूमंस में होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, जो इसमें पेरीफेरल नर्व्स होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के नर्व होती हैं, ठीक है, उसमें जो पेरीफेरल नर्व होती है उसको ये डैमेज करते हैं, जिससे पेरीफेरल न्यूरोपैथी होती है। अब पेरीफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, जिससे जो आपके फीट हो गए, ठीक है, और जो आपका हैंड हो गया, ठीक है, इसमें जो पेरीफेरल नर्व होती हैं उसको ये डैमेज कर देते हैं, जिससे आपको पिन चुभने जैसा या झंझनाहट या सनसनाहट जैसा आपको फील होता है, तो उसको बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो उस विटामिन ई की डिफिशियंसी से ये चांस होता है कि पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाए। ये एक और विटामिन से होता है, विटामिन B12 से भी, ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हीमोलिसिस खतरा इससे बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। रेटिनोपैथी होती है, रेटिना का डैमेज होना। रेटिना क्या होता है, जिसमें हमारी इमेज बनती है आइज पे, ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी से रेटिनोपैथी या रेटिना जो है हमारी डैमेज हो जाती हैं। चौथा पॉइंट एटैक्सिया, ये आपको वैसे भी याद रखना है कि एटैक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, मतलब आपके बॉडी के मूवमेंट पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप चल रहे हैं तो आप मतलब ऐसे लड़खड़ा जाना ना, तो वैसे टाइप का आपका बॉडी में मूवमेंट नहीं रहता है। तो ये वर्ड आपको, ये टर्म आपको याद रखना है। एटैक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे हाइपोक्सिया क्या होता है, डिस्फेक्सिया क्या होता है, ठीक है, डिस्फेक्सिया क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रख लेना है कि एटैक्सिया क्या होता है, ठीक। तो ये विटामिन ई की डिफिशियंसी और इसका बायोकेमिकल रोल और उसके सोर्सेज जो हैं हमने पढ़ लिए, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट था नहीं, इतना ही था, तो इसको हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लिए, मतलब एक बार पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें। और आपको किसी और टॉपिक पे जो आपके जिसमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में तुरंत अपलोड कर दूँगा, आपको अच्छे से समझा के मतलब PYQ के साथ, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आप A, D के विटामिन पढ़ना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे वीडियो क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।